नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको स्किप नहीं करना है। आपको हर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। 100 में से आपको 90 नंबर लेकर आना है। ज़्यादा यहाँ पर डीपली प्रश्न मैंने नहीं लिए हैं, सरल से प्रश्न है। यदि आपने पर्यावरण को एक बार पढ़ा होगा तो भी आप यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 में से आपको 90 अंक लाना है और कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है आपका, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर मीथेन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, तो ये मीथेन हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि आपने सही विकल्प चुना है तो आप 1 नंबर जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है। क्यों कहा जाता है? इसमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसलिए पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। तीसरा प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर असम में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। याद रखिएगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। चौथा प्रश्न है, WWF से आशय, जो WWF से इसका फुल फॉर्म क्या है या फिर इसके क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना है। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वॉच फंड? तो यहाँ पर जो WWF से आशय होगा या फिर इसका जो फुल फॉर्म होगा वो यहाँ पर होगा आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। फूलों की घाटी, जो फूलों की घाटी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या फिर उत्तराखंड में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। याद रखिएगा, जो फूलों की घाटी स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। छठा प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है ये कब पारित किया गया था? 1960 में, 1962 में, 72 में या फिर 75 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1972। याद रखिएगा, जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है ये वर्ष 1972 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जो प्रश्न आपका सही हो उसका 1 नंबर जोड़ते चलिएगा। आप कमेंट्स के माध्यम से आंसर दे सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी इसके आंसर लिखकर लास्ट में हमें बता सकते हैं। तो 7वां प्रश्न है, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क? यहाँ पर चारों विकल्पों को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि उस समय में आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से या फिर कॉपी में लिख सकते हैं या फिर लिख सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो भारतीय गेंडा संरक्षित है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। 8वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक, इसके बारे में तो आपने सुना होगा और इसका आंसर भी आपको पता होगा कि जो रेड डाटा बुक है ये किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर या फिर वायु प्रदूषण? तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि जो रेड डाटा बुक है ये विलुप्त के करीब जीव से संबंधित होती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 16 घास स्थल ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल में, पश्चिम घाट में, पूर्वी घाट में या फिर विंध्याचल में? सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी का आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? जो पेलिकन पक्षी हैं ये कहाँ पर प्रजनन करते हैं भारत में, ये आपको बताना है। कोलकारे, बेलूर, नेपापट्ट, कुंथनकुलम या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये सभी। कोलाकेरे, बेलूम, नेलापट्ट और कुंथनकुलम, यहाँ पर ये तीनों जगह पे प्रजनन करते हैं भारत में पेलिकन पक्षी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये सभी होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर स्थित है इसके बारे में आपको बताना है। अहमदाबाद है, नई दिल्ली है, कोयम्बटूर है या फिर देहरादून है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा देहरादून। याद रखिएगा, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये देहरादून में स्थित है।
12वां प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो पौधे हरे होते हैं वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होते हैं, ये आपको बताना है। एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉयड, लाइकोपीन या फिर क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 4th वाला होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब बनाया गया था, 82 में, 86 में, 90 में या फिर 94 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1986 में। याद रखिएगा, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में बनाया गया था। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। सबसे पहले तो साधारणतः पूछा जाता है कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यदि जिले के बारे में बात करें तो ये लखीमपुर खीरा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई। यहाँ पर देखिए, जो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड है इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, 70 में, 72 में, 74 में या फिर 84 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1974 में। याद रखिएगा, जो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में भी आपको पता होगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, मेघालय में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर ओडिशा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केरल में। याद रखिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। जलवायु परिवर्तन का कारण है, यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है ये आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए कोई सा भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से इत्मीनान से आंसर देना है। यदि आप उस समय में 4 विकल्पों को यदि मैं पढ़ता हूँ और आंसर बता देता हूँ, उस समय में यदि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, सभी प्रश्नों का एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस भी होता है, ओजोन परत का क्षरण भी होता है और प्रदूषण भी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट से है, ओजोन परत संरक्षण से है, मॉन्ट्रियल की आबादी से है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ओजोन परत संरक्षण से। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्यूज के तौर पर आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है। सरल सा है, सभी इसके बारे में जानते हैं। थोड़े दिन पहले ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, कौन से दिन मनाया गया था ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 1970 में, 73 में, 75 में या फिर 86 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1973 में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जो विश्व वानिकी दिवस है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, 21 मार्च, 8 मार्च, 4 अक्टूबर या फिर 12 अगस्त। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 21 मार्च। याद रखिएगा, जो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। जो अखबार में विषैला तत्व होता है उसके बारे में पूछा गया है। पारा है, लैंड है, मैग्नीज है या फिर कैडमियम है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो वो लैंड है। अखबार में लैंड विषैला तत्व होता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है। यहाँ पर देखिए सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है, लक्षद्वीप में है या फिर मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ राज्य है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। जो रक्त कैंसर होता है उसके बारे में आपको बताना है, कौन से रसायन से होता है। बेंजीन से होता है, मैग्नीज से होता है, पीसीबी से होता है या फिर एस्बेस्टर से होता है। तो यहाँ पर रक्त कैंसर के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा बेंजीन। रक्त कैंसर बेंजीन औद्योगिक रसायन से होता है। अगला प्रश्न है,
वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेन है, बेंजीन है, मीथेन है या फिर प्रोपेन है। तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा, और मीथेन गैस है। वातावरण में जो सर्वाधिक प्रदूषक गैस होगी वो मीथेन होगी। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? फैन है, हीटर है, रंगीन टीवी है या फिर ट्यूब रोशनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा रंगीन टीवी। याद रखिए, घर में हानिकारक विकिरण का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो रंगीन टीवी है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध? यहाँ पर देखिए, जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। चंद्रप्रभा है, बांदीपुर है, मानस है या फिर पेरियार है? तो याद रखिएगा, वो पेरियार अभ्यारण्य है जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। जब आपने देखा होगा धुएं से आंखों में जलन होती है तो वो किसकी वजह से होती है, ये आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड से, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट से, ओजोन से या फिर नाइट्रेट ऑक्साइड से? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जो धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला क्या होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर मेथेन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। याद रखिएगा, जो हरित गृह गैस नहीं होगी वो नाइट्रोजन नहीं होगी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? यहाँ पर देखिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर है? देहरादून में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में है या फिर नागपुर में है? तो याद रखिएगा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए, विश्व पर्यटन दिवस के बारे में पूछा गया है। 5 सितंबर है, 14 सितंबर है, 27 सितंबर है या फिर 28 मार्च है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 27 सितंबर। याद रखिएगा, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर विश्व टाइगर दिवस के बारे में पूछा गया है कि इसको कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 1 जुलाई को, 3 जुलाई को या फिर 5 जुलाई को? तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि ये कब बना? 71 में, 72 में, 73 में या फिर 74 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1974 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हरियाणा में। भारत में जो सबसे कम वन है वो किस राज्य में होंगे? हरियाणा में होंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? यहाँ पर देखिए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति के बारे में पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, 53 में, 54 में या फिर 55 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1952 में। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शुरू हुई थी। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांडा को लिया गया था, हिरन को, गाय को या फिर जंगली भैंस को? तो यहाँ पर जो विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया था वो पांडा को लिया गया था, पांडा पशु को लिया गया था। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? यहाँ पर देखिए, जो शीतकाल में पूछा गया है कि कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में, बोरीवल राष्ट्रीय उद्यान में या फिर घना पक्षी विहार में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा घना पक्षी विहार में। याद रखिएगा, जो शीतकाल में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं वो घना पक्षी विहार में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, देहरादून में है, बेंगलुरु में है या फिर मुंबई में है? तो यहाँ पर जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र हैं ये बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका
सही होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 70 में, 81 में, 72 में या फिर 1988 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1981 में। याद रखिएगा, जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, आर्सेनिक है या फिर विषाणु है? यहाँ पर भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा आर्सेनिक। याद रखिएगा, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को, 8 मई को, 1 जुलाई को या फिर 17 जून को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 17 जून को। याद रखिएगा, जो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, धूल है, कैडमियम है, लैंड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन वायु प्रदूषकों में से रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? फर्न है, माइलेक है, मनी प्लांट है या फिर अमरबेल है? तो यहाँ पर वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर लाइकेन होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया? भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका में, इंडोनेशिया में या फिर मकर रेखा के पास ऑस्ट्रेलिया में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका में। याद रखिएगा, ओजोन परत में विशाल छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? यहाँ पर देखिए, वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? ओडिशा में नंदनकानन को, असम में काजीरंगा को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को या फिर मध्य प्रदेश में सागौन वन को? तो यहाँ पर देखिए, वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया है। 1 मार्च को, 10 मार्च को, 10 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1 जुलाई को। याद रखिएगा, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? यहाँ पर देखिए, सुंदरवन के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? सागौन है, पीपल है, सुंदरी है या फिर नीम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुंदरी। याद रखिएगा, सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण आपको बताना है। ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है या फिर नाभिकीय ऊर्जा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। याद रखिएगा, पारस्परिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? कपास का है, नीम का है, अरंडी का है या फिर होहोबा का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नीम का। याद रखिएगा, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल नीम के पौधे के बीज का है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन या फिर कह सकते हैं कि संशोधन अधिनियम 2007 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, सरकंडा है, गन्ना है, खजूर है या फिर बांस है? तो राइट आंसर आपका होगा बांस। याद रखिएगा, संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से बांस को निकाल दिया जाने वाला ये पौधा है। तो यहाँ पर कौन सा पौधा होगा? बांस होगा। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 50वां, वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार कौन सा है? गार्गी पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है या फिर प्रियदर्शनी पुरस्कार है? तो यहाँ पर वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे शॉर्टकट में CPCB भी कहा जाता है, इसके अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? 45 डेसिबल है, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 55 डेसिबल। याद रखिएगा, CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए जो ध्वनि की ऊपरी सीमा होगी वो 55 डेसिबल होगी। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सा मुर्दाखोर नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। मशरूम है, गिद्ध है, दीमक है या फिर केचुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मशरूम। याद रखिएगा, जो एक मुर्दाखोर नहीं है वो मशरूम नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? सांप है, टिंडा है, पलवक है या फिर मानव है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मानव। जो एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है वो कौन होगा? मानव होगा। क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, लोहा है या फिर निकिल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है वो मैग्नीशियम है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग कौन सा है? सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपने पढ़ा होगा इसको। काला और सफ़ेद है, बैगनी और नीला है, हरा और पीला है या फिर नारंगी और लाल है? तो याद रखिएगा, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, सबसे दूर वातावरण की परत के बारे में पूछा गया है। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, बाह्यमंडल है या फिर आयन मंडल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाह्यमंडल। याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की जो परत है उसे क्या कहते हैं? बाह्यमंडल कहते हैं। दृश्य प्रकाशन के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? नीला, हरा, लाल या फिर नारंगी? काफ़ी सरल है, इसका आंसर तो आपको पता होगा। वो रंग कौन सा होगा? लाल होगा। दृश्य प्रकाश के लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है, देहरादून में है, नागपुर में है या फिर बेंगलुरु में है? तो आपका राइट आंसर होगा नागपुर। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो संस्थान है ये नागपुर में स्थित है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? यहाँ पर देखिए, 4 विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। मेलघाट है, बुक्सा है, दम्फा है या फिर भट्टा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दम्फा। याद रखिएगा, जो दम्फा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में स्थित है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हरियाणा में। याद रखिएगा, सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, देहरादून में है, नई दिल्ली में है या फिर भोपाल में है? यदि आपको अच्छे से पता होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया था, ये होगा देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है। तो आप सभी को पता होगा कि जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम या फिर उत्तराखंड? तो ये पाए जाते हैं कर्नाटक। याद रखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है, आपको सभी को पता होगा। 73 में, 82 में, 92 में या फिर 96 में? तो ये हुआ था 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था।
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा गया है। ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जून को, 21 मार्च को, 5 अप्रैल को या फिर 16 सितंबर को। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? यहाँ पर देखिए बताना है, जो हैदराबाद में स्थित, यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैदराबाद में स्थित है और ये किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ या फिर जलकुंभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जलकुंभी। याद रखिएगा, जलकुंभी जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है हुसैन सागर झील, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या फिर क्रिस्टलीय जल। तो याद रखिएगा, जो पौधे जल अवशोषित करते हैं वो केशिका जल को अवशोषित करते हैं पौधे। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की किसके द्वारा की गई? चार्ल्स एल्टन के द्वारा, ओडम के द्वारा, डार्विन के द्वारा या फिर टेंसले के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि जो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की वो चार्ल्स एल्टन द्वारा की गई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। यहाँ पर जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, वो जीरोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, काफ़ी सरल सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको पता होगा, वो CO2 है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका है, मानस है, मन्नार की खाड़ी है या फिर सुंदरवन है। यहाँ पर देखिए, एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये किस प्रदेश में है? इसके बारे में आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर मेघालय में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, बालू है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है या फिर बजरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता होगा कि दोमट मिट्टी है। पादप वृद्धि हेतु जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होगी वो दोमट मिट्टी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? प्रकाश, वर्षा, मृदा या फिर मृदा जल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्षा। याद रखिएगा, वर्षा किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। कौन से वन होते हैं? सदाहरित वन होते हैं, दृढ़पर्णी होते हैं, घास वन होते हैं या फिर मरुस्थल होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सदाहरित वन होते हैं। याद रखिएगा, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वह वन सदाहरित वन होते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार रेगिस्तान के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मानती है। तो यहाँ पर कौन से, यहाँ पर आपको माह बताना है, कौन से माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है? तो वो है अक्टूबर के। याद रखिएगा, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। बिजली कड़कना, यहाँ पर बिजली लिखा हुआ है। बिजली कड़कना तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या फिर अयान मंडल में। तो याद रखिएगा, बिजली कड़कना तूफानों व आंधियों का होना ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है, हाइग्रोमीटर है, बेरोमीटर है, अमीटर है या फिर ऑक्जेनोमीटर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा, किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का जो उपकरण होगा वो हाइग्रोमीटर होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में या फिर वान झील में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वान झील में। विश्व में जो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वो वान झील में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा जिसे एसिड रेन के नाम से भी जाना जाता है, ये होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या फिर लकड़ी से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कारखानों से। जो अम्ल वर्षा होती है वो कारखानों से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? संगठक कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। वायु है, वनस्पति है, जीवाणु है या फिर जानवर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वायु। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवी संगठक कौन सा नहीं है? तो वो वायु नहीं है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में या फिर मैनचेस्टर में? तो ये किया गया था ओस्लो में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया था। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ये जो आंदोलन है दोस्तों, ये चिपको आंदोलन का नारा है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं, क्या कहते हैं? लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइट, ऑक्सिलोफाइट, केमजोफाइट या फिर लिथोफाइट? तो यहाँ पर जो लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अपघटय है? तो यहाँ पर जो वायु होगा दोस्तों ये एक मिश्रण है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पर कौन सा तत्व है जो समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, लोहा है या फिर एल्यूमिनियम है? तो इसको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आपका राइट आंसर होगा लोहा। याद रखिएगा, लोहा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से, कोल या फिर पत्थर के कोयले को, चारकोल को, डीजल या फिर मिट्टी के तेल को या फिर सीएनजी को? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होते हैं किसके जलाने से? कोल या फिर पत्थर के कोयले को जलाने से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा किस देश में हुई थी? नॉर्वे में, स्वीडन में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में? तो याद रखिएगा, ये स्वीडन में हुई थी। अब स्वीडन में कब हुई थी? 1972 में हुई थी सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को या फिर कानपुर को? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोलकाता। याद रखिएगा, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की जो उपमा प्रदान की गई है वो कोलकाता को की गई है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? समताप मंडल में है, क्षोभ मंडल में है, मध्य मंडल में है या फिर आयान मंडल में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा समताप मंडल। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो ये समताप मंडल में केंद्रित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा को, ग्रीन हाउस प्रभाव को, ब्राउन हेज प्रभाव को या फिर वैश्विक तापमान को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अम्ल वर्षा को। याद रखिएगा, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो अम्ल वर्षा को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? कोयला गैस में, प्राकृतिक गैस में, वायु अंगार गैस में या फिर भाप अंगार गैस में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाप अंगार गैस में। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो सर्वाधिक प्रतिशतता होती है वो भाप अंगार गैस में होती है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका
सही होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसके बारे में तो आपको पता होगा, वो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? सीसा तथा कार्बन कण, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित यानी कि चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीसा तथा कार्बन कण की मात्रा को मापा जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है, इसलिए इसमें आवेशित कण हैं, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाता है या फिर इसमें उष्मा पैदा होती है। तो यहाँ पर जो क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर धूम्रनगर के नाम से कौन जाना जाता है? दिल्ली, शिकागो, लंदन या फिर लेनजाऊ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिकागो। याद रखिएगा, शिकागो धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो ये होता है क्षोभ मंडल के कारण। याद रखिएगा, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल परत के कारण होता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 100 प्रश्नों में कितने नंबर आए आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।